दोस्तों, आपको तो पता ही है गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन 5% ही है, पर इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। आपको 5 में से 3 बिजनेसमैन मारवाड़ी या गुजराती ही मिलेंगे। और इंडिया तो छोड़ो, ये लोग विदेशों में भी बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। अब अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल्स। ये लोग 1% से भी कम है, फिर भी वहाँ के 50% होटल के मालिक है। और मज़ेदार बात यह है कि इन लोगों में से ज़्यादातर लोगों को फ़ॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती है। तो ऐसा क्या आता है जो इतने सक्सेसफुल है? जवाब है धंधो, यानी कि बिजनेस। बाकी लोगों से जब बिजनेस नहीं होता है तो वो जॉब करते हैं, और गुजराती इससे उल्टा करते हैं। उनसे जब जॉब नहीं होती है तो बिजनेस करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मोनिश पारभाई की इस बुक द धंधो इन्वेस्टर से गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन की कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताने वाला हूं जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलें शुरू करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में पटेल्स 50% होटल्स ओन करते हैं, बट ऐसा हमेशा से ऐसा नहीं था। 1972 से पहले गुजराती युगांडा में बिजनेस करते थे, पर बाद में वियतनाम वॉर के समय उन्हें वहां से मूव करना पड़ा और वो आ गए अमेरिका। अब ये उनके लिए बिल्कुल नया शहर था और उनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आती थी। तो ऐसे में वाइट कॉलर जॉब मिलना तो लेस के पैकेट में चिप्स मिलने जितना मुश्किल था। और दूसरे काम देखो तो वह कोरियन लोग लॉन्ड्री, सिख और पाकिस्तानी लोग कैब ड्राइवर का काम कर रहे थे। ऐसे में पटेल्स ने सोचा क्यों ना होटल्स के बिजनेस में घुसा जाए, क्योंकि वेक वॉर की वजह से कोई बाहर तो निकल नहीं रहा है। होटल्स वैसे भी लॉस में चल रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है होटल खरीदने का। और वैसे भी जब कुछ समय बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो होटल्स का काम तो वैसे भी चलेगा। देखो, हम लोगों को शुरू से यही सिखाया जाता है कि बिजनेस में स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में यही सुनने को मिलता है कि हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। पर धंधो फ्रेमवर्क इसको उल्टा कर देता है। यह कहता है कि रिटर्न तो हाई चाहिए पर रिस्क लो चाहिए। तो पटेल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि होटल्स के प्राइस बहुत गिर रहे हैं, और यही तो वो चाहते थे, क्योंकि वह इस नए शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास ना तो कोई जगह रहने की थी और ना ही कोई करने को काम। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि सिर्फ $5,000 की डाउन पेमेंट पर उन्हें 20 रूम का होटल मिल रहा है, तो उन्हें जस्ट पैसे अरेंज किए और होटल खरीद लिया। अब गुजराती आदमी है तो अपना दिमाग तो लगाएगा ही। वही किया। उन्होंने सारे वर्कर को काम से निकाल दिया और बीवी बच्चों से कहा, उठाओ झाड़ू और शुरू हो जाओ। तो होटल्स की सफाई से लेकर बेडशीट तक का काम फैमिली मेम्बर ही। अब तक उन्हें ये फिगर आउट कर लिया था कि उनकी फैमिली को रहने के लिए 3-4 रूम ही काफ़ी है। इससे उनका रेंट भी बचेगा, और स्टाफ को तो पहले ही भगा दिया था तो उनकी सैलरी के पैसे भी बचेंगे। बचा छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम, तो सोचा यहाँ क्यों पैसे बर्बाद करना, तो ये काम भी पटेल भाई खुद ही करने लगे। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वह लो प्राइस पर रूम प्रोवाइड करने लगे। इनके प्राइस इतने लो थे कि बाकी कॉम्पिटिटर मार्केट में कंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हद पार कंजूसी तो एक गुजराती कर सकता है। ऐसे में उन्हें एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रमोट कर दिया, और धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगे तो हाई क्लास होटल भी खरीदना शुरू कर दी। और ऐसे तो चलो आज इस धंधो फ्रेम के फ्रेमवर्क से कुछ धंधो रूल्स समझते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। देखो, हमें पता है कि एक्विजिटिंग बिजनेस बाय करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट ओनली हमें इनके इंटरेस्टिंग वैल्यू पता है तो, क्योंकि किसी भी बिजनेस की इंटरेस्टिंग वैल्यू से ही हमें पता लग सकता है कि इसकी प्राइस प्रोडक्ट या बिजनेस फ़ायदेमंद है या नहीं भी। अब सवाल यह उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो सिंपल है, बिजनेस का मंथली कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो कितना है, इसके डिफरेंस से ही इंटरेस्टिंग वैल्यू का पता चलता है। 50% से भी ज़्यादा होटल्स के मालिक हैं। कैश इन फ्लो और आउट फ्लो सिंपल बिजनेस कोई प्रोडक्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पटेल्स ने भी होटल जैसा सिंपल बिजनेस मॉडल ही चुना।
एक ऐसा मॉडल जो इजी टू अंडरस्टैंड था और रेवेन्यू की लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके पास। उन्होंने सिर्फ पुरानी सेल के माध्यम से अंदाज़ा लगा लिया कि कम से कम इतनी सेल हो सकती है। याद रखना, वह सिंपल बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, स्टूपिड बिजनेस में नहीं। और सिंपल बिजनेस बहुत पावरफुल होते हैं। आइंस्टीन भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस के 5 लेवल होते हैं: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। उनके अकॉर्डिंग सिंपल सिटी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है तो धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसीलिए इसमें पावर है जो गुजराती और मारवाड़ी लोगों को इतना पावरफुल बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल बिजनेस ही लोगों लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। ऑथर तो इतना तक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस समझाने में एक पैराग्राफ से ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सेकंड मॉडल है इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मॉडल्स, यानी किले के आसपास की वो खाई जो किले को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ रूल होते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मानो राजूलाल आपके पूरे एरिया में एक ही बार्बर है, वहीं से सभी बाल कटवाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। अब उसी एरिया में और नया नाई आ जाता है। अब रामलाल को प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि अब कस्टमर के पास एक और ऑप्शन है। बट अगर उसने ड्यूरेबल मोड्स बिल्ड किया तो अपने बिजनेस के लिए, तो अब नया वाला नाई भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि कस्टमर से फ्रेंडली बात करना, कभी कभी कम प्राइस में भी बाल बना देना, कभी किसी कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोलना, ये सभी चीज़ें रामलाल के बिजनेस के लिए मोड्स बन सकती है। ऐसा करने से कस्टमर का दुकानदार के लिए ट्रस्ट बन जाता है। बट किसी भी बिजनेस का मोड परमानेंट नहीं होता है। इवन जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सभी टेम्परेरी मोड पर ही ऑपरेट करती है। थर्ड रोल है फिक्स्ड ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी कभी किसी चीज़ को कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा पैसे में बेच देना और प्रॉफिट अपने पास रख लेना। अब इसे किसी भी बहुत सारी टाइप की होती है, बट मैं 4 प्रकार से बताऊंगा। आर्बिट्राज ऑफ टाइम, मानो आप आज 5 लाख रुपए का सोना खरीद कर उसे 5 साल बाद सेल करते हो तो आपको मोटा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। यानी जब हम टाइम को एक्सप्लेन करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम। बहुत से लोग और खासकर मारवाड़ी लोग बहुत सारा गोल्ड खरीद कर अपने पास रख लेते हैं क्योंकि बाद में इसकी कीमत बढ़ने वाली है। सेकंड रूल, आर्बिट्राज ऑफ पैलेस। मानो आपने कुछ डिजाइनर मुंबई से खरीद कर राजस्थान में भेज दिए तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ पैलेस। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टेंडर्स यही करते हैं। वह कपड़े और मशीनरी पंजाब से खरीदते हैं और डिजाइनर और साड़ी गुजरात से खरीदते हैं और ट्री आसाम से खरीदते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग स्टेज में सेल कर देते हैं। थर्ड, आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। इसे हम ऐसे समझेंगे, मानो आपको किसी बर्थडे पार्टी को डेकोरेट का काम मिला है। आपने बलून लाइट, डेकोरेशन, स्टिकर लाइट, इन सभी पर 5,000 रुपये स्पेंड किए और 4-5 घंटे बैठ कर डेकोरेट किया। आपने चार्ज किया 8,000 रुपये। इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। यानी देखा जाए तो आपका खर्चा 5,000 रुपये का हुआ था, बट डेकोरेट करके आपने टोटल वैल्यू दी है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है, इसीलिए आपको 8,000 रुपये मिले। ऐसा हर जगह होता है। जैसे आप मैकेनिक से काम करवाओ या मकान बनवाओ, इन सबों को वैल्यू के बेस पे ही पे किया जाता है। फोर्थ ए, धंधो आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब है किसी भी चीज़ को तब खरीदो जब उसकी कीमत नॉर्मल से भी नीचे गिरी हो, ताकि वह हमें कम से कम दाम पर मिल सके और बाद में उसे हाई प्राइस पर सेल कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बन सके। धंधो फ्रेमवर्क में लोग ये सोचकर चलते हैं कि बिजनेस हो तो ऐसा कि जिसमें रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो। इसीलिए पटेल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। 5,000 रुपये की डाउन पेमेंट पर प्रॉपर्टी खरीद ली क्योंकि उन्हें पता था कि 5,000 से ज़्यादा $5,000 ही जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास खोने को। उनकी बड़ी सिंपल सी फिलोसफी है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। इसीलिए आप लोग देखोगे कि ये लोग पैसे कमाते ज़्यादा है और गवाते कम है। बी, इन्वेस्ट इन कॉपीकैटर्स रेदर देन इनोवेटर्स। मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। यह कंपनी एक ठेले से शुरू हुई थी और शुरुआत की थी मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने। फिर उनके शेयर बर्निडो से लोगों को उनके बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। काम अच्छा चल रहा था पर बढ़ नहीं रहा था, जब तक कि
1954 में रैक रॉक ने उनके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर लिया। फिर बिजनेस एक के राइट के पास आ गए तो उन्हें छोटे मोटे चेंज करके बिजनेस को स्केल करा दिया। याद रखना, इनोवेटर मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ही थे, पर बिजनेस को ग्रो रैक रॉक ने किया, जिसकी वजह से यह एक वर्ल्ड फेमस फूड चेन बन पाई। ऐसा ही किया था पटेल्स ने जब होटल्स के बिजनेस में घुसे थे। शुरू में कुछ पटेल्स आए और बाद में बाकियों ने उनका आइडिया कॉपी कर लिया। गुजराती आदमी को इनोवेशन और टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती, एक ही चीज़ समझ में आती है और वह है प्रॉफिट। इसके 1992 में सुना होगा। हर्षद मेहता कहते हैं कि लाला, सबका सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है और वह है प्रॉफिट। वह मेरा सब्जेक्ट फेवरेट है। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन लो रिस्क हाई अर्निसिटी बिजनेस। देखो, पटेल हो या मोतीलाल या मित्तल, सब लोग लो रिस्क वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी जिन बिजनेस के रेट ऑफ चेंज होता है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। आप देखें कि बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है, जबकि किसी चीज़ का ट्रेंड हो तब तक ग्रो करती है, फिर डिक्लाइन आ जाता है, इसलिए हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आती है। वही दूसरी तरफ कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक कोको कोला, डाबर, कोलगेट, इन सब का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है। ये जल्दी से मार्केट में लूज नहीं करते हैं, मतलब ये लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं। और देखा जाए तो ऐसा ही किया था पटेल्स ने भी। उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल चुना जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है, अगले 10, 20, इवन 50 सालों तक ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, तो रिस्क कहाँ है। इसलिए धंधो रूल कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो बिजनेस। दोस्तों, इन क्लासिक धंधों के रूल अब मैं समग्र करके बताऊंगा। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। रूल नंबर 2, बिजनेस विद ड्यूरेबल मोड्स। रूल नंबर 3, आर्बिट्राज को समझो। रूल नंबर 4, यूथ एग्जिटिंग बिजनेस। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस।